हेलो बच्चों, वेलकम टू एटम टू लाइफ। आज हम पढ़ने वाले बहुत अमेजिंग चैप्टर लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। हाँ बच्चों, अगर आप एसएससी में हो तो आपके चैप्टर का नाम ये है। अगर आप सीबीएसई में हो तो वहाँ पर यही चैप्टर का नाम हो जाता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। नाम अलग अलग है पर कॉन्सेप्ट सेम ही है। ठीक है, चैप्टर बहुत अमेजिंग है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, हौले हौले पढ़ेंगे और चैप्टर के अलग अलग वीडियो के साथ हर अलग अलग तोड़ कॉन्सेप्ट को अपन तोड़ डालेंगे और मरोड़ डालेंगे। ठीक है, तो शुरू करते लाइफ प्रोसेस से। तो बच्चों, अगर मैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करूं तो आपसे मेरा एक बहुत बेसिक सा सवाल है कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। हाँ, अगर आप सीबीएसई के हो, एसएससी हो, दोनों ही लेक्चर देखोगे तो मेरा बेसिक सा सवाल ये था बच्चों कि ये लाइफ प्रोसेस होता क्या है। बोल, मैं ही बोल देता। देखो, अगर मैं लाइफ प्रोसेस की बात करूं तो लाइफ प्रोसेस का बेसिक मतलब ये होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, उसके शरीर में कई सारे एक्टिविटी होते रहते हैं, कई सारे प्रोसेसेस होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन और काफ़ी ज़्यादा। अगर बच्चों मैं बाकी के इस प्रोसेस की बात करूं तो हमारे शरीर के कई सारे प्रोसेस, सारे के सारे प्रोसेस ऑलमोस्ट हमको जिंदा रखने के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन। क्या हो अगर कल को कोई ऑर्गेनिज्म के शरीर में डाइजेशन ना हो, तो मुझे बताओ, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और अगर उसका बॉडी डाइजेशन नहीं कर रहा तो क्या वो जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर उसके शरीर में रेस्पिरेशन नहीं हो रहा तो क्या वो जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। अगर एक्सक्रीशन नहीं हो रहा तो फिर नहीं रह पाएगा। तो बेसिकली बच्चों, लाइफ प्रोसेस हमारे शरीर का कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट फंक्शंस करता है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जो हमको जिंदा रखने के लिए हेल्प करता है। लेकिन उसमें से एक फंक्शन ऐसा है बच्चों, एक लाइफ प्रोसेस ऐसा है जिसका लेना देना डायरेक्टली हमारे सर्वाइवल से नहीं है, और उस लाइफ प्रोसेस का नाम है रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, मुझे बात करना है इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन के बारे में। अगर मैं सारे लाइफ प्रोसेस की बात करूं तो हर एक लाइफ प्रोसेस का डायरेक्ट काम होता है हमको सर्वाइव करवाना। लेकिन रिप्रोडक्शन ऐसा एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है जिसका लेना देना मेरे सर्वाइवल से नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस नहीं किया तो वो मर जाएगा। कैसा होता है क्या? नहीं होता। तो रिप्रोडक्शन का लेना देना हमारे सर्वाइवल से डायरेक्टली नहीं है। लेकिन जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन हमको इनडायरेक्टली सर्वाइवल में हेल्प करता है। सर इसका मतलब क्या है? जो रिप्रोडक्शन है वो ऐसा नहीं कि वो हमको जिंदा रखेगा, लेकिन इनडायरेक्टली वो हमारे स्पीशीज के जनरेशन को आगे बढ़ाने के काम आता है। हमारे शरीर में बहुत सारे एडेप्टेशन और इवोल्यूशन करवाने के काम आता है। तो मैं लिख देता हूँ, रिप्रोडक्शन डज नॉट हेल्प डायरेक्टली इन सर्वाइवल बट इट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सर्वाइवल, दैट इज इनडायरेक्टली। तो वो इनडायरेक्टली हमारे बॉडी में सर्वाइवल में काम आता है। और वो हमको इनडायरेक्टली हेल्प कैसे करता है फॉर सर्वाइवल? तो वो हमको हेल्प करता है बाय एडेप्टेशन, बाय इवोल्यूशन, इसके अलावा टू मेंटेन द स्पीशीज, टू मेंटेन द जनरेशन ऑफ स्पीशीज। वो हमारे जनरेशन को, स्पीशीज के जनरेशन को कंटिन्यू करता है। तो मैं लिखता हूँ, रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन द कंटिन्यूटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ स्पीशीज। तो तीन एक्सपेक्ट में मुझे रिप्रोडक्शन हेल्प करता है। सबसे पहला एडेप्टेशन, सराउंडिंग में जो भी बदलाव हो रहे हैं, रिप्रोडक्शन करके जो ऑर्गेनिज्म होता है बच्चा पैदा कर करके उस बदलाव को झेलने का क्षमता पा लेते हैं। इसको बोलते हैं एडेप्टेशन, नेचर के हिसाब से एडेप्ट करना। सेकेंड वन इज इवोल्यूशन। अब हम सबको ही पता है कि हम सब कहीं ना कहीं एप वगैरह के फैमिली से इवॉल्व हुए हैं। तो ये इवॉल्व कैसे होता है? क्या ये सडनली हो जाता है क्या? नहीं। जो एप वगैरह होते हैं, जब वो बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, रिप्रोड्यूस करते रहते हैं जनरेशन बाय जनरेशन, तो धीरे धीरे शरीर में बदलाव आता है और धीरे धीरे उस बदलाव के कारण उनका बॉडी अडेप्ट करता है एंड देन इवॉल्व करता है। तो ये इवोल्यूशन भी हमको इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है, मतलब रिप्रोडक्शन में हमको इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है इवोल्यूशन में।
जो थर्ड चीज है वो है कंटिन्यूटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पीशीज। इमेजिन करो कि एक डॉग का स्पीशीज है, अगर उस डॉग ने रिप्रोड्यूस करना ही छोड़ दिया, अगर उस पूरे स्पीशीज ने रिप्रोडक्शन करना ही छोड़ दिया, तो मुझे बताओ क्या उनके स्पीशीज का जो जनरेशन है क्या वो आगे बढ़ेगा क्या? ऑफकोर्स नहीं बढ़ेगा। अगर नहीं बढ़ेगा तो क्या उनका स्पीशीज एग्जिस्ट कर पाएगा क्या? तो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इन सबको कराने के लिए हमको रिप्रोडक्शन इनडायरेक्टली हेल्प करता है। तो मेरा बेसिक क्लियर हो गया। अब सर ये रिप्रोडक्शन होता क्या है, ये मैंने बचपन से सुना और जब भी सुनता था शर्माता था। अब क्या होता है ये रिप्रोडक्शन? तो बच्चों रिप्रोडक्शन का बेसिक मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। मतलब एक नया बच्चा पैदा होना ऑफ सेम स्पीशीज, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस। अब जब ह्यूमंस में एक नया बच्चा पैदा होता है तो वो ह्यूमंस का ही होता है ना, ह्यूमन स्पीशीज का ही होता है फ्रॉम देयर प्रीवियस ऑर्गेनिज्म और प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म धरती पे है उनसे सेम स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म क्रिएट होना, इसका अपन बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो क्या मेरे सारे बच्चों को रिप्रोडक्शन क्या होता है वो वर्ड समझ में आ चुका है? और रिप्रोडक्शन हमारे जिंदगी में कैसे हमको हेल्प करता है वो समझ में आ चुका है। तो 3 बेसिक पॉइंट है। एसएससी सीबीएसई दोनों के लिए ही ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको इसका मतलब समझना चाहिए, ठीक है। और रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेम स्पीशीज बाय प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज रिप्रोडक्शन। क्लियर? अब आगे बच्चों, अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो रिप्रोडक्शन की खास बात यह है कि हमारे पास रिप्रोडक्शन करने का 2 मोड होता है, इसको अपन बोलते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हमारे पास बेसिकली 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बच्चों हमारे पास बेसिकली 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। सर क्या होता है ये मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन? देखो, तो हमारे पास 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि बहुत सिंपल है। सबसे पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली एनिमल ऑर्गेनिज्म 2 तरह से बच्चा पैदा कर सकते हैं हमारे कुदरत में। सबसे पहला एसेक्सुअल, सेकेंड वन इज सेक्सुअल। अब बच्चे ना यहां से डरना शुरू कर देते हैं, बचपन से ही उनको एक बहुत हॉरिबल वर्ड से डर लगने लगता है, वो हॉरिबल वर्ड है सेक्स। उनको लगता है कि सेक्स क्या है ये सेक्स, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, जो वर्ड है सेक्स, सेक्स का बेसिक मतलब होता है जेंडर। क्या मतलब होता है बच्चों? जेंडर। तो इसी सेक्स के आधार पर, इसके बेसिस पे अपन ने 2 मोड्स बनाया। सबसे पहला एसेक्सुअल, सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एक बार समझते हैं कि ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल होता क्या है। बच्चों इस वर्ड को टारगेट करो, सेक्स मतलब जेंडर। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसे स्पीशीज जिसके पास जेंडर होते हैं बच्चा पैदा करने के लिए, मतलब बेसिकली उनके पास मेल और फीमेल होते हैं, उसको अपन बोलते हैं सेक्सुअल। तो याद रखो, सेक्सुअल में जेंडर वगैरह होते हैं, जेंडर होते हैं, मेल फीमेल होती है, तो उनका स्पर्म और ओवम भी होगा। तो ऐसा जब प्रोसेस से बच्चा पैदा होता है स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से, जैसे हम इंसानों में होता है, तो वो होता है सेक्सुअल। अब एसेक्सुअल कैसे? सेक्स का मतलब जेंडर, ए वर्ड का मतलब होता है एब्सेंट। तो बच्चों ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके स्पीशीज में, जिसके प्रजाति में जेंडर्स ही नहीं होते, उसको अपन क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल में कोई मेल फीमेल नहीं होता, कोई जेंडर नहीं होता, कोई सेक्स नहीं होता, उनमें सेक्स एब्सेंट होता है, दैट इज एसेक्सुअल। तो हमारे कुदरत में 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। सबसे पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपल टॉपिक हो गया। अब बच्चों मैंने यहाँ पर कॉलम बना के रखा, रो बना के रखा, और मुझे इसी चार्ट में पढ़ना है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। मेरे एग्जाम में 2 मार्क्स के सवाल पूछते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? धीरे धीरे पढ़ेंगे, हौले हौले पढ़ेंगे, और बहुत सिंपल है, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल। ओके, अब सुनो बच्चों, चैप्टर जब अपन पढ़ते हैं तो लगभग तुम्हारा 20 से 25 मिनट का तो वीडियो बन ही जाएगा, ठीक है। तो उस दौरान अगर तुम वीडियो देख रहे हो
तो तुम्हारे लिए बेस्ट ये होगा कि जैसे जैसे तुम्हारे सर नोट्स लिख रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, तो आप अपने भाषा में खुद का भी एक नोट्स बनाते चलो। आप ये सारी चीज़ लिखो और यहाँ पर आप खुद के वर्ड्स में भी आप उसको एक्सप्रेस करो कि हाँ इसका मतलब क्या था, उसका मतलब क्या था करके, ताकि आप जब उसको रिवाइज करो तो आपके लिए बेस्ट रहे, हर एक कॉन्सेप्ट आपको एकदम फ्रेश रहे, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते फाइनली ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल का डिफरेंस बिटवीन। तो हमारा टॉपिक है ए सेक्सुअल वर्सेस सेक्सुअल। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले नाम से ही पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ए सेक्सुअल ऐसा मोड है रिप्रोडक्शन का जहां पर सेक्स जेंडर एब्सेंट होता है। तो मुझे बताओ, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो ए सेक्सुअल करता है, क्या उसके बॉडी में मेल फीमेल होगा क्या? वेरी गुड, नहीं होगा। तो इनके पास जेंडर नहीं होता। तो ऑर्गेनिज्म ए सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, इसमें कोई जेंडर नहीं है, तो अपन बोलेंगे कि दे आर यूनिपेरेंटल। सर यूनिपेरेंटल मतलब, यूनि मतलब एक, पेरेंटल मतलब पेरेंट्स। तो क्योंकि इनमें मेल फीमेल नहीं है तो पेरेंट्स एक ही होंगे और वो एक ही ऑर्गेनिज्म टूटेगा और बच्चा देगा, दैट इज यूनिपेरेंटल। अगर मैं सेक्सुअल की बात करूं तो बच्चों सिंपल सी बात है, सेक्स मतलब जेंडर। तो इनके पास जेंडर होते हैं, इनमें मेल और फीमेल होता है। तो क्योंकि यहाँ पे दो पेरेंट्स हैं तो अपन बोलेंगे इसको कि ये क्या है बच्चों, तो ये हो गया हमारा बाय पेरेंटल। तो फर्स्ट वन इज यूनिपेरेंटल, सेकेंड वन इज बाय पेरेंटल। इसी को हल्का सा आगे लेके चलते हैं। अब बच्चों क्योंकि ये यूनिपेरेंटल है, क्योंकि ये ए सेक्सुअल है, क्या इसके पास जेंडर होगा क्या? नहीं। तो ये ऐसा रिप्रोडक्शन है जहां पर जेंडर का इन्वॉल्वमेंट, क्या बच्चों, जेंडर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, कोई मेल फीमेल नहीं होंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जहां पर जो भी जेंडर होते हैं, जेंडर, वहां पर जेंडर का इन्वॉल्वमेंट, जेंडर का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ए सेक्सुअल में जेंडर्स नहीं होंगे, जेंडर एब्सेंट होगा, और सेक्सुअल में जेंडर इन्वॉल्व होगा। अब सिंपल सी बात है बच्चों, इसमें जेंडर नहीं है तो कोई मेल और फीमेल नहीं होगा, मेल फीमेल नहीं है तो उनका कोई भी गैमेट होने वाला नहीं है। तो यहां पर सिंपल सा पॉइंट मेरा ऐड हो जाएगा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट होता नहीं है। अगर गैमेट ही नहीं है तो मैं लिखता हूं कि गैमेट फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस, इनमें कोई गैमेट बनता ही नहीं है। सिंपल है। जो सेक्सुअल होते हैं, सेक्सुअल में मेल फीमेल है, अगर मेल है तो स्पर्म भी होगा, फीमेल है तो ओवम भी होगी। तो इसमें स्पर्म और ओवम होते हैं। और मैं यहां पे पॉइंट ऐड करता हूं कि इनमें गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इनके शरीर में गैमेट्स बनते हैं, स्पर्म और ओवम बनते हैं। सबको पता है मेल का जो रिप्रोडक्टिव सेल है उसको अपन स्पर्म बोलते हैं, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सेल है उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? ओवम बोलते हैं। तो मेरा 3 पॉइंट बेसिक क्लियर हो गया। अब आगे बच्चों, ए सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में क्योंकि स्पर्म और ओवम है ही नहीं, क्योंकि स्पर्म और ओवम नहीं है, तो यहां पर कोई भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, कोई भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। और क्योंकि सेक्सुअल में स्पर्म ओवम है तो यहां पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा कि नहीं होगा? तो बच्चों यहां पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। अब सर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का पहले मतलब समझ जाओ। जेनेटिक मतलब, इसका मतलब होता है जीन्स, ठीक है। और रिकॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना। अब सेक्सुअल में स्पर्म और ओवम होता है, यहां पर स्पर्म भी है, यहां पर ओवम भी है। जब स्पर्म और ओवम कंबाइन होते हैं तो स्पर्म का डीएनए, स्पर्म का जीन, ओवम का डीएनए, ओवम का जीन कंबाइन होगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि स्पर्म और ओवम का जीन कंबाइन होता है। और क्योंकि यहां पे जीन्स कंबाइन होते हैं तो अपन बोलते हैं कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस। क्या बच्चों सिंपल पॉइंट है? तो मेरा यहां पर 4 पॉइंट का हो गया स्वाहा। अगला पॉइंट,
क्योंकि ए सेक्सुअल में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, कोई स्पर्म और ओवम नहीं बनता, क्योंकि कोई स्पर्म ओवम नहीं है, क्योंकि कोई मेल फीमेल नहीं है, ये यूनिपेरेंटल होता है। तो क्योंकि अगर कुछ कंबाइन ही नहीं हो रहा, तो मुझे बताओ जो बच्चा पैदा होगा, जो भी बच्चा पैदा होगा, क्या उस बच्चे में माँ बाप की कोई भी खूबी होगी क्या या नहीं होगी? क्या कोई बदलाव आएंगे क्या? बदलाव को अपन इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएशन। तो मैं बोलता हूँ कि ए सेक्सुअल में क्योंकि मेल फीमेल नहीं होता, एक ही ऑर्गेनिज्म होता है, तो इनमें वेरिएशन, वेरिएशन मतलब बदलाव, तो इनमें वेरिएशन डज नॉट टेक प्लेस, इनमें वेरिएशन नहीं होता। इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार नोट डाउन कर लो। और सेक्सुअल में क्योंकि मेल फीमेल होता है और इनका डीएनए कंबाइन हो रहा है, तो यहां पर वेरिएशन टेक प्लेस, इनमें वेरिएशंस होता है। अब बच्चों इस पॉइंट को समझो, बहुत तोड़ पॉइंट है। सेकेंड चैप्टर में 10th के एसएससी के सेकेंड चैप्टर में मैंने पढ़ा लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, जहां पर माइटोसिस था और वहां पे मियोसिस था। तो वहां पर मैंने पढ़ा था कि जो मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 1 के प्रोफेस 1 में वहां पर पैकेटिन स्टेज में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्योंकि वहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है, मेल और फीमेल स्पर्म और ओवम का जब कॉम्बिनेशन होता है, तो वहां पे डीएनए कंबाइन होते हैं। और जब डीएनए कंबाइन होते हैं बच्चों, तो बच्चों में, उनके बच्चे में कुछ कुछ कैरेक्टर्स पापा के आते हैं, कुछ कुछ कैरेक्टर्स मम्मी के आते हैं। और क्योंकि दोनों मिक्स हो चुके हैं, दोनों के कैरेक्टर तो आ ही रहे, साथ ही साथ इनका खुद का एक नया कैरेक्टर बनता है। अगर मैं बेसिक टर्म से बात करूं, तो बच्चों मुझे बताओ, जो हम सब ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमंस हैं, क्या हम सेम टू सेम हमारे माता पिता की तरह होते हैं क्या? नहीं होते। हो सकता है कि हमारा नाक पापा की तरह है, हमारे हेयर मम्मी की तरह है, लेकिन क्या हम सेम टू सेम होते हैं क्या? नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी पापा और मम्मी का डीएनए फ्यूज होता है, तो उस टाइम पे कुछ चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, उस बदलाव को अपन बोलते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन कब होगा? जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तब। अगर कोई स्पर्म और ओवम है ही नहीं, अगर एक ही ऑर्गेनिज्म है, समझो कि ये मार्कर, अगर इस मार्कर ने बच्चा दिया, तो मुझे बताओ क्या कोई और था क्या यहाँ पर कंबाइन होने के लिए? कोई था ही नहीं। तो जब ये ब्रेक होता है, जब ये बच्चा देता है, तो वो बच्चा सेम टू सेम इसी की तरह होता है। फन वे में अपन इसको ऐसा बोलते हैं कि जैसे क्रिश मूवी था, क्रिश मूवी में जो उसके पापा होते हैं रोहित मेहरा, सेम टू सेम जो उनका बच्चा होता है कृष्णा, सेम टू सेम वैसा होता है। तो हम मजाक मस्ती में कहते हैं कि रोहित मेहरा और उसका जो बच्चा है वो पैदा हुआ है, रोहित मेहरा ने उसको पैदा किया बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। खैर ऐसा नहीं है, ये सिर्फ मस्ती है, ठीक है। तो वेरिएशन मतलब बदलाव होता है, मैं लिख देता हूँ। वेरिएशन का बेसिक मतलब होता है चेंजेस। हाँ हाँ हाँ, क्या मस्त हवा आ रहा है बच्चों, बाहर इतना तेज बारिश हो रही है और अंदर मस्त हवा आ रहा है और लेक्चर चालू है, ठीक है। खैर यहाँ पे ध्यान दो, तो इसमें वेरिएशन नहीं होगा, इसमें वेरिएशन होगा। अब बच्चों अगला पढ़ना, मैंने ना एक चीज पढ़ा है कि जो माइटोसिस होता है, सेकेंड चैप्टर, जो माइटोसिस होता है इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, वो हमेशा होता है सोमेटिक सेल में, मतलब हमारे बॉडी के सेल में। और मियोसिस बच्चों तब होता है जब हमारे स्पर्म या तो ओवम बनते हैं, मतलब ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो बच्चों मुझे बेसिक सा लॉजिक लगा के बताओ, ए सेक्सुअल में क्योंकि मेल फीमेल है ही नहीं, तो क्या इनका गैमेट होगा क्या? स्पर्म ओवम होगा क्या? नहीं होगा। अगर स्पर्म और ओवम होगा ही नहीं, मुझे बताओ स्पर्म ओवम बनाने के लिए मियोसिस होता है, अगर स्पर्म और ओवम है ही नहीं तो क्या मियोसिस होगा क्या? नहीं होगा। तो इनके बॉडी में जो सेल डिवीजन होता है, इनके बॉडी में जो सेल डिवीजन होता है वो होता है बाय माइटोसिस। तो इनके बॉडी में बच्चों सिर्फ क्या होता है? माइटोसिस। मार्कर, इनके बॉडी में सिर्फ होता है माइटोसिस। बच्चों अगर मैं हमारी बात करूं, तो ह्यूमंस में या फिर कोई डेवलप ऑर्गेनिज्म में स्पर्म ओवम भी बनते हैं। अगर कोई एनिमल है, कोई ऑर्गेनिज्म है, समझो कि कोई ह्यूमन है, तो उसके बॉडी में या तो स्पर्म या तो ओवम बनेगा। अगर मैं कह रहा हूं कि स्पर्म और ओवम बनेगा, इसका मतलब उसका बॉडी मियोसिस करेगा। पर मुझे बताओ क्या हमारे बॉडी में सिर्फ मियोसिस होता है क्या? नहीं। मैंने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है कि जब हमारा हाथ कट जाता है, चोट लग जाता है, बॉडी को ग्रो होना होता है, तो उस दौरान मेरा बॉडी करता है माइटोसिस। जब स्पर्म ओवम बनाना होता है तो मियोसिस, तो स्पर्म ओवम के लिए मियोसिस। पर हमारे बॉडी में जब इंजरी हो जाता है, तो उस दौरान एक और चीज होता है, वो होता है हमारा माइटोसिस। तो मैं याद रखूंगा बच्चों कि सेक्सुअल में मियोसिस होता है,
ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, माइटोसिस होता है ड्यूरिंग इंजरी और एनी काइंड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और अगर मैं ए सेक्सुअल की बात करूँ तो इनमें सिर्फ क्या होता है, माइटोसिस। क्या इनमें म्योसिस होगा क्या? नहीं होगा। तो ये है बच्चों कुछ बहुत सरल और कुछ बहुत बेसिक पॉइंट। अब आगे अगर मैं ए सेक्सुअल की बात करूँ तो वेरी इंपॉर्टेंट, ए सेक्सुअल बच्चों हमेशा पाया जाता है लोअर ऑर्गेनिज्म में। इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे लोअर ऑर्गेनिजम्स। सर लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि कौन कौन हो जाएंगे? तो बच्चों लोअर ऑर्गेनिज्म में याद रखो, कॉमन एग्जांपल अगर मैं लेता हूं तो अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गए, बैक्टीरियास हो गए, पैरामीशियम एटसेट्रा। इन सब में बच्चों क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनका कोई जेंडर नहीं होता। क्या हमने कभी तो सुना है क्या कि ये अमीबा मेल है, ये अमीबा फीमेल है? मेल फीमेल भेदभाव करने का नहीं ठीक है। तो इनमें अमीबा यूग्लिना वगैरह में कोई मेल और फीमेल नहीं होता। अगर मैं सेक्सुअल की बात करूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो हमेशा डेवलप ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो मैं पहले लिखता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज सीन इन हायर ऑर्गेनिज्म। ये हमेशा हायर ऑर्गेनिजम्स में शो होता है। सर मुझे कोई एग्जाम्पल दो ना, एग्जाम्पल। ये हमेशा हायर ऑर्गेनिज्म में होता है। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूं तो इसके एग्जाम्पल आप ले लेंगे कोई भी फ्लावरिंग प्लांट। जो बच्चों हमारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो भी करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट मतलब बेसिकली ऐसे प्लांट जिसके बॉडी में फ्लावर्स आते हैं। अगला एग्जाम्पल मैं ह्यूमन ले लेता हूं, तो ह्यूमन तो हमको पता ही है। अगला एग्जाम्पल डॉग, कैट्स, ऐसे कोई भी आप एनिमल ले सकते हो। वो सब क्या करते हैं बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब उनमें मेल और फीमेल होता है एटसेट्रा। ये हो गया बच्चों मेरा डिफरेंस बिटवीन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब मेरा एग्जाम होता है तो मेरे एग्जाम में बच्चों अगर ये क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन आता है फॉर 2 मार्क्स। मेरे एग्जाम में आता है बच्चों 2 मार्क्स के लिए। लेकिन 2 मार्क्स के लिए हम सबको पता है कि 4 से 5 पॉइंट सफिशिएंट है। और हमने यहाँ पे कितना पॉइंट कवर किया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 मार्क्स और 7 पॉइंट। क्या मैं याद कर लूंगा? एक बार रिवाइज करते हैं फिर अपन टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या पढ़ा, रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा होता है ऑफ अ सेम स्पीशीज बाय प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ दैट स्पीशीज। रिप्रोडक्शन मेरे को डायरेक्टली सर्वाइवल में हेल्प नहीं करता। ऐसा नहीं है कि अगर मैं रिप्रोडक्शन नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा करके, लेकिन वो इनडायरेक्टली मुझे हेल्प जरूर करता है। कैसे? 3 पॉइंट्स है। सबसे पहला एडेप्टेशन, सेकेंड वन इज इवोल्यूशन एंड थर्ड वन इज कंटिन्यूटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पीशीज। ठीक है, अब बस 2 तरह का मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। यहाँ पर एक हॉरिबल वर्ड है सेक्स। सेक्स का मतलब क्या होता है? जेंडर। तो जिसके पास जेंडर होते हैं और वो बच्चा पैदा करते हैं, सेक्सुअल। जेंडर नहीं होता है और बच्चा पैदा किया तो फिर एसेक्सुअल। अब एग्जाम में पूछते हैं मुझे ए सेक्सुअल से डिफरेंस बिटवीन, तो ए सेक्सुअल में जेंडर नहीं है तो वो यूनिपेरेंटल होंगे और जेंडर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। सेक्सुअल में जेंडर होते हैं, जेंडर इन्वॉल्वमेंट होता है। जेंडर होगा तो 2 होगा, मेल और फीमेल, तो ये होंगे बाय पेरेंटल, मतलब 2 पेरेंट्स होंगे। थर्ड पॉइंट, क्योंकि इनमें जेंडर नहीं है तो स्पर्म ओवम नहीं होगा, कोई गैमेट नहीं होगा, और इनमें गैमेट होगा। अब इनमें कोई स्पर्म और ओवम है नहीं, तो बच्चों मुझे बताओ क्या स्पर्म और ओवम मिलेंगे क्या? क्या इनका डीएनए जीन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है और वहां पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होवे है। अगला पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज मिल ही नहीं रहा तो जैसा डीएनए था वैसा ही बचाएगा सेम टू सेम, तो यहाँ पे कुछ बदलाव नहीं आएगा, तो यहाँ पर वेरिएशन शो होने वाला नहीं है। और सेम अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे वेरिएशन शो होता है। अगला पॉइंट, इनमें क्या होता है बोलो? माइटोसिस। अब माइटोसिस क्या है? माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है बच्चों जो होता है सोमेटिक सेल में, या फिर बेसिकली नॉन रिप्रोडक्टिव सेल। स्पर्म ओवम को छोड़ के जहां पर भी सेल डिवीजन हो रहा है वो क्या होगा? माइटोसिस। तो यहाँ पे स्पर्म ओवम नहीं है ना, तो माइटोसिस होगा। और यहाँ पर हमारे पास स्पर्म ओवम होता है तो मियोसिस होगा, और बॉडी के सेल्स भी होते हैं तो फिर माइटोसिस भी होगा। ये देखा जाता है बेसिकली लोअर ऑर्गेनिज्म में, अमीबा, यूग्लिना, बैक्टीरियास, पैरामीशियम, ऐसे ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, और ये होता है मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट में, ह्यूमन्स, डॉग, ऐसे हायर ऑर्गेनिज्म में। क्या बच्चों मुझे ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये लेक्चर है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये लेक्चर है आपका लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 का,
और सीबीएसई के हिसाब से हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसका ये फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको देख लो, फिर अपन अगले लेक्चर में मिलेंगे और वहाँ पर इसके आगे का डिस्कशन करेंगे। बड़े सा चार्ट बनाएंगे अपन कि ए सेक्शन में क्या अपन पढ़ने वाले हैं, सेक्शुअल में अपन क्या पढ़ने वाले। ठीक है, तो तब तक ध्यान रखो, नोट्स प्रॉपर्ली लिखो, आपके पास नोट्स होना चाहिए, अच्छे से लिखो, अच्छे से पढ़ो और सेफ रहो। ठीक है, बाय बाय।